आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसके लिए देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 ए लिमिटेड लेंट रुपीज 2 करोड़ टू अ सप्लायर इन ऑर्डर टू असिस्ट देम विद देयर एक्सपेंशन प्लान्स। ठीक है, तो ए लिमिटेड जो है अपने सप्लायर को 2 करोड़ का लोन दे रही है। द अरेंजमेंट ऑफ द लोन कॉस्ट कंपनी 10 लाख। हाँ, अगर मैं ए लिमिटेड हूं और मुझे ए लिमिटेड की बुक्स में रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी तो ये एक फाइनेंशियल असेट है, और ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 10 लाख की, ये भी जुड़ जाएगी, तो टोटल फाइनेंशियल असेट होगी 2 करोड़ 10 लाख। 1 अप्रैल 2020 को हमने ये लोन दिया। द कंपनी हैज एग्रीड नॉट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस लोन टू हेल्प सप्लायर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, बट एक्सपेक्ट द सप्लायर टू रीपे 2.40 करोड़ ऑन 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट हम पीरियोडिकल चार्ज नहीं कर रहे, हम सीधा वन शॉट में उससे 2.40 करोड़ मांग रहे हैं। कब? 2 साल बाद, 31 मार्च 2022 को। एज कैलकुलेटेड बाय फाइनेंस टीम ऑफ द कंपनी, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन इज 6.9%। EIR अगर 6.9% है, इसका मतलब यह है कि जो पीवी है वो 2.1 करोड़ है, और जो एफवी है वो 2.4 करोड़ है। मतलब अगर मैं 6.9% अप्लाई करूंगा 2.1 पे 2 साल, तो वो अपने आप 2.40 करोड़ बन जाएंगे, और ये बनेंगे, आप चेक कर सकते हो। ऑन 31 मार्च 2021, the company received the information that poor economic climate has caused the supplier significant problems, and in order to help them, the company agreed to reduce the amount repayable by them on 31st March 2022 to 2.20 करोड़। तो कुछ रीजंस की वजह से हम जो अमाउंट पेएबल 2.40 करोड़ पे फिक्स किया था, उसको चेंज करके 2.20 करोड़ ले आए। ये है हमारा नया टॉपिक। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल पेमेंट पे भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकता है, पीरियड पे भी हो सकता है। ठीक है, 2 साल की जगह ये 3 साल 4 साल कर देते, बाकी कुछ चेंज नहीं करते, ना इंटरेस्ट रेट और ना ही टोटल रिपेमेंट 2.4 करोड़, तो भी मॉडिफिकेशन कहलाता। सिर्फ ये ले आते कि हम तो इंटरेस्ट भी मांगेंगे पीरियोडिकल, तो भी मॉडिफिकेशन कहलाता। और ये जो फाइनल अमाउंट चेंज कर रहे हैं, ये भी मॉडिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, ये जो केस है, इसमें कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, सीधा सीधा उन्होंने फाइनल पेमेंट चेंज कर दिया। अगर मैं इसे अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है ये और पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सजेस्ट द अकाउंटिंग एंड नेट अमाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग करके दिखाओ और कितना पीएनएल में चार्ज होगा। नेट अमाउंट चार्ज पूछ रहा है वो, इस पे ध्यान देना। मैं इसे आखिरी में समझाऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कहां गलती हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन द करंट पीरियड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम इसको समझें तो अगर दो 2.10 करोड़ 2.40 करोड़ बनते तो इफेक्टिव इंटरेस्ट 6.9% लग रहा होता। 1 अप्रैल 2020 को 2.10 करोड़ दिए हैं, 31 मार्च 2022 को 2.40 करोड़ मिलना थे, पर 31 मार्च को यह डिसाइड हुआ कि हमें सिर्फ 2.20 करोड़ ही मिलेंगे, 2.40 करोड़ नहीं मिलेंगे। यह है पूरा क्वेश्चन। पर 31 मार्च तक तो वही पुरानी कहानी थी। हम यही सोच के अकाउंटिंग एंट्री करेंगे 31 मार्च को, पहले तो जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ। तो 31 मार्च को पुरानी स्टोरी के हिसाब से जब 2.40 करोड़ मिलने थे, तो हमारी कैरिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? उस कैरिंग वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा कि अगर मैं बाद में 2.20 करोड़ ही चाहता हूं, तो मैं इसी डेट पे 2.40 के हिसाब से क्या कैरिंग अमाउंट होना चाहिए, और इसी डेट पे 2.20 के हिसाब से क्या कैरिंग अमाउंट आएगा, इस बीच इनके बीच जो डिफरेंस आएगा वो पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। यही इसका सॉल्यूशन होता है। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझना। टर्म भले ही आपने आज चेंज की हो 31 मार्च 2022 को, यहां बैठ के आप तय करो कि 2.40 करोड़ नहीं लेना है, 2.20 करोड़ लेना है, लेकिन जब मॉडिफिकेशन कर देते हो तो हम इमेजिनेशन ऐसे लाते हैं कि आप शुरुआत से यही करना चाहते थे। मेरी बात ध्यान सुनना, आप शुरुआत से यही करना चाहते थे। कब से? 1 अप्रैल 2020 से ही अगर आप ये तय करते कि हमको तो 2.20 करोड़ ही चाहिए, तो आपकी आज वैल्यू क्या होती? उस वैल्यू पे आपको आपकी फाइनेंशियल असेट को लाना है, जो कि आ किसके हिसाब से रही है? 2.40 करोड़ के हिसाब से। पर अगर शुरुआत से आप 2.20 करोड़ अप्लाई करते, तो आपकी फेयर वैल्यू क्या होती? ये है क्रक्स। तो आपकी वो फेयर वैल्यू क्या होती, वो हम ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? यहां से 1 साल पीछे आ जाओ, यहां से 1 साल पीछे आ जाओ। और किस इंटरेस्ट रेट से? उन्होंने EIR तो चेंज नहीं किया,
और हमारा इंटेंशन भी नहीं है ईआईआर चेंज करने का। तो आप 6.9% ईआईआर से ही एक साल पीछे आके देखो 2.20 करोड़ की क्या वैल्यू बनती है। 2.20 करोड़ की जो वैल्यू यहां बनेगी और जो वैल्यू हमने बनाई होगी नॉर्मली, उनके बीच का डिफरेंस। तो पहले हम हमारी नॉर्मल वैल्यू को देख लेते हैं। अगर मैं 2.40 करोड़ के हिसाब से जाऊं तो मेरे 2.20 करोड़ था फर्स्ट ईयर एंड पे, इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा इतना 0.1449, ये करोड़ में ही लिखा है मैंने, और इसका क्लोजिंग बैलेंस बन गया होगा इतना। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2.20 करोड़ को एक साल बाद रखूं 31 मार्च 2022 को, और मैं उसे पुल बैक करूं 31 मार्च 2021 पे, तो जो पुलिंग बैक होगा 6.9% के हिसाब से, तो मेरी एसेट की वैल्यू आएगी सिर्फ 2.058 करोड़। तो ये जो दो डिफरेंसेस हैं 2.449 करोड़ और 2.058 करोड़, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही मेरा पी एंड एल है। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही मेरा पी एंड एल है। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसको इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो इसको, इसका डिफरेंस निकाला और मैंने उसको करोड़ में ट्रांसफर कर लिया, तो मेरी एंट्री क्या बनी, मेरी एसेट को डिक्रीज हो जाना चाहिए, मेरी एसेट को डिक्रीज हो जाना चाहिए इतने से 18,69,000 से डिक्रीज हो जाना चाहिए। अगर मेरी एसेट को 18,69,000 से डिक्रीज हो जाना चाहिए, तो मेरा आंसर तो ये हो गया सिंपल, इतने से एसेट को डिक्रीज कर दो। तो जो वैल्यू पे वो आज है 2.2449 करोड़, उससे गिर के वो आ जाएगी 2.058 करोड़ पे। यहां पे क्वेश्चन छोड़ दिया तो मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने ये आंसर नहीं किया। उन्होंने आपसे नेट अमाउंट चार्ज टू पीएनएल पूछा है। नेट अमाउंट चार्ज, ये अकाउंटिंग तो ठीक है, बट नेट अमाउंट चार्ज टू पीएनएल इसका जवाब का है। तो नेट अमाउंट चार्ज टू पीएनएल कैसे होगा, मेरी बात ध्यान सुनना। नेट अमाउंट चार्ज टू पीएनएल का मतलब क्या है, 31 मार्च को आपने पीएनएल की और भी कोई एंट्री की है, बिल्कुल की है, इस हिसाब से हमने एंट्री की होगी। इस इंटरेस्ट से हमारी फाइनेंशियल असेट बड़ी होगी, तो हमने करी होगी एंट्री फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इस इंटरेस्ट इनकम को ले गए होंगे ना आप, ये पीएनएल एक्चुअली में इंटरेस्ट इनकम है आपकी, उसको पीएनएल में ले गए होंगे। तो कितना ले गए होंगे, फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट किया होगा 0.1449 करोड़। तो मैं अगर इसे कन्वर्ट करूं तो 0.1449 इंटू 7 zeros, 3 और 4, और ये आ गया 14,49,000, 14,49,000 और 14,49,000। अब देखो आपका पीएनएल डेबिट हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, मतलब नेट अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल, डेबिट हुआ ना नेट अमाउंट। इसमें से 18,69,000 को हटा के देखे तो 4,20,000 का अमाउंट जो है आपके का डेबिट हुआ है। ये आंसर है, अकाउंटिंग भी करनी है और ये आंसर भी देना है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसका आंसर मैं फॉर्मली और दिखा देता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। स्टेप वन में हमने क्या किया, स्टेप वन में हमने कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन फाइनेंशियल असेट का 31 मार्च 2021 को ढूंढा। ये कैरिंग अमाउंट कैसे आया होगा, जब हमें पता ही नहीं था 2.20 करोड़ करना है, उस हिसाब से हमने ये एंट्री कर ली, यही वैल्यू हमने निकाली थी, बस मैंने इसको 0.1449 लिखा था। दूसरी बात हमने क्या करी, इसको आप नंबर ऑफ स्टेप्स में याद मत रखो, लॉजिक समझो कि मुझे अगर शुरू से ही यही करना होता तो 31 मार्च को हम, क्योंकि डिसाइड कर रहे हैं इसलिए हम 31 मार्च पे चेंज कर रहे हैं, तो 31 मार्च पे अगर मैं शुरू से वही कर रहा होता तो मुझे यूज तो यही करनी है 0.69। इसका पीवी निकाला है मैंने, ये पीवी फैक्टर है, ठीक है, और पीवी निकाल दी हमने 2.20 करोड़ की, ये निकाल के दिखाई थी। और ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें देखना है। मतलब मुझे एसेट को डिक्रीज करके लाना है 20579,981 पे, और अगर डिक्रीज करके लाना है तो पीएनएल डेबिट होगा। पीएनएल इतने से डेबिट हुआ था, ये एंट्री की थी, और नेट अमाउंट चार्ज इतना हुआ। इतना क्यों हुआ, क्योंकि इतने से पीएनएल क्रेडिट हुआ था। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो ये नया टॉपिक है जिसमें हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए, मॉडिफिकेशन
इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असेट। अगर कोई फाइनेंशियल असेट मॉडिफाई, उसकी टर्म्स में मॉडिफिकेशन हो रहा है लेटर ऑन, इनिशियली कुछ और टर्म्स थी और बीच में जाके अगर हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन को हम कैसे इफेक्ट में लाएंगे? तो हम उस असेट के चेंज को मॉडिफिकेशन डेट पे उसके कैरिंग अमाउंट और उसकी फेयर वैल्यू एज पर न्यू टर्म्स, उसका पुराने हिसाब से कैरिंग अमाउंट और उसके नए टर्म्स के हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को पीएनएल में डाल देंगे। वो क्रेडिट भी हो या डेबिट हो, वो डिपेंड करता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर डाउट होगा तो हम इसको लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।